सभी विद्यार्थी जो आर्ट्स फैकल्टी के थे उनका इकोनॉमिक्स पेपर आज था। आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लोग फटाफट अपना आंसर मिला लेंगे, लेकिन आंसर मिलाने से पहले एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। देख लीजिए थोड़ा सा, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसमें, आप मिला लीजिएगा। और मेरा एक मॉडल सेट है, ये देखिए मॉडल सेट जो मेरे द्वारा बना था, ये सेकेंड मॉडल है। इसमें से लास्ट में जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये मांग की लोच की परिभाषा है। आप देख सकते हैं मांग की कीमत, लोच की विभिन्न श्रेणियां वहां पर होगा, अधिक लोचदार, कम लोचदार, सम लोचदार को दिखाने के लिए। केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें, ये वाला भी क्वेश्चन आया, यानी 1, 2। और ये जो परिवर्ती अनुपात नियम है, यही नियम एसीयू आकार होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी पूछा है। एमपीसी और एमपीएस भी पूछा है, और मांग की लोच की तो परिभाषा पूछा ही है। तो मात्र आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आप 4-5 क्वेश्चन आपका सेट कर गया है। खैर ये तो बाद वाली बात है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन आया बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप लोग आंसर अपना मिलाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो इसका आंसर होगा कैसे उत्पादन करेंगे। एक चीज ध्यान देंगे, पहले से जो ब्लू में टिक लगा हुआ है ये किसी बच्चे द्वारा लगाया गया है, उसी का क्वेश्चन है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। मैं जो रेड कलर से टिक लगा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन साइंस में हूबहू पूछा था, जो 20 मार्च को हुआ था, आज से 2-3 दिन पहले। तो उसके लिए जो साइंस फैकल्टी के जो इकोनॉमिक्स पेपर थे उस पर भी ध्यान दीजिएगा, उससे सेम हो गया। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि आर्ट्स में साइंस वाला क्वेश्चन रहेगा, और 40 में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन साइंस का ही रिपीट है। आप मिला लीजिएगा साइंस वाले पेपर से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, साइंस में भी था और आपका आर्ट्स में भी है। ये साइंस का मेरा पेपर यहां पर है, आप देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन, एक जरा सा मैं पहला ही क्वेश्चन दिखा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। ठीक है, तो कैसे उत्पादन करें, आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका वो किसका है, तो साइंस का है ना, साइंस का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन साइंस से भी बहुत सारा आया। फिर है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, 0 होता है। आप ध्यान देंगे, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होगी, जब सीमांत उपयोगिता आपकी 0 होगी। क्लियर, इसका आंसर 0 हो जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उत्तल, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स होता है। और यदि आपको पीपीसी पूछता तो ये कनकेव होता, उत्पादन संभावना वक्र। लेकिन यहां पर पूछा है उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, तो ये कैसा है, मूल बिंदु की ओर उत्तल है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सामान्यतः मांग वक्र की ढाल होती है धनात्मक, ऋणात्मक, तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक। और यही सब्जेक्टिव में पूछा है, देखिए जो मेरे मॉडल सेट में है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। आगे पढ़ते हैं, 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एक सरल रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी। ये बच्चा 1 से कम मार दिया, लेकिन इसका आंसर होगा 1। एक्चुअली जो सरल रेखा होता है मांग वक्र का, वो ऐसा होता है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहां पर ईडी बराबर 1 होगा, और यहां पर जो होगा वो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। यहां पर जो होगा वो ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। यहां पर अगर रहता तो ईडी लेस देन 1 होता, और यदि यहां पर होता तो ईडी बराबर 0 होता। तो यहां सेंटर पॉइंट पर क्या होगा, ईडी बराबर 1, यानी 1 के बराबर, मांग की लोच 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, तो इसमें है, निम्न में किस वक्र का आकार यू जैसा होता है। निम्न में किस वक्र का आकार उल्टा यू होता है। तो उल्टा यू, आपका यू ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो होता है इसका होता है सीमांत लागत का यू जैसा होता है, और औसत परिवर्ती लागत यानी एबीसी, इसका भी यू जैसा होता है, और एक औसत लागत होता तो उसका भी यू जैसा होता है, ठीक है। लेकिन हमारा पूछा है कि उल्टा यू, तो उल्टा यू तो ऐसे होगा, तो ये होगा औसत उत्पाद, यानी 6 नंबर का आपको 4 मारना था। उसके बाद 7 में है, उत्पादन फलन Q इक्वल टू AL अल्फा के बीटा दिया है, तो इन दोनों को जोड़ना होगा, इसका आंसर 1 मारना है आपको।
अगला क्वेश्चन आते हैं, सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है। सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है, तो हमारा जो होता है एमसी यू जैसा होता है। पहले एसी भी यू जैसा होता है और एमसी भी यू जैसा होता है, लेकिन एमसी एसी को मिनिमम पॉइंट पर काटता है। कहां पर काटता है? एमसी जो है, ये एमसी है, वो एसी को कहां काटता है? मिनिमम पॉइंट पर। दोनों यू जैसा है, एमसी भी यू जैसा है, एसी भी यू जैसा है, लेकिन एमसी एसी को मिनिमम पॉइंट पर यहां पर काटा। तो इसका मतलब है कि यहीं पर एमसी बराबर एसी है। तो जहां पर एमसी बराबर एसी है तो वहां एसी सबसे कम है, एसी इससे नीचे कम नहीं आया, इसके बाद बढ़ने लगा, घट रहा था यहां तक घटा, इसके बाद बढ़ने लगा, यानी जहां पर एसी न्यूनतम होगा, यानी इसका 4 ऑप्शन मारना था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है? उत्पाद अक्ष ऐसे होता है, ये इस पर हम प्रोडक्शन को दिखाते हैं, क्वांटिटी को। तो इसमें टीएफसी हमारा जो होगा वो एक्स एक्सिस के बराबर होगा। कौन सा होगा? टीएफसी। टीएफसी को ही क्या कहते हैं? कुल स्थिर लागत। ये जो है टीएफसी है, कुल स्थिर लागत। तो यही जो होगा आपका एक्स एक्सिस के समांतर होगा, यानी उत्पाद के समांतर। फिर है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा समरूप वस्तु का। ये साइंस में भी पूछा था। फिर है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि। तो देखिए, मांग की लोच जो निकालते हैं तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर लिखते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो आपका मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है? सॉरी, ये पूर्ति दिया है ना, तो ईडी के जगह आप एस कर दीजिए और मांग की जगह आप कर दीजिए पूर्ति, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल मांग की जगह पूर्ति करना होता है, पूर्ति की जगह मांग करना होता है। तो यहां पर पूर्ति में परिवर्तन हुआ 6%, तो 6% लिख दिए ऊपर। और कीमत में परसेंट परिवर्तन कितना है? 5%। तो 5% को से 6% को भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 1.2, यानी कि आंसर इसका होगा 1.2। फिर आता है, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है। बहुत लोग इसमें जा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर ये होना चाहिए, पी लेस देन एसी। जब प्राइस एसी से कम होगा तो लॉस होगा। एक्चुअली देखिए, ऐसे हम चलते हैं, मेरा कंसेप्ट ये है, एम आर बराबर एम सी होता है और एम आर बराबर ए आर, सॉरी एम आर बराबर ए आर, और जो एम आर ए आर होता है वहीं पर प्राइस भी वही होता है, सेम होता है। अब है कि एम सी मेरा ऐसा अगर हुआ तो यहां पर हमारा प्रोडक्शन होगा, लेकिन इस प्रोडक्शन लेवल पर यदि हमारा एसी ऊपर रह गया तो एसी हमारा एआर से ज्यादा हो गया ना, एसी एआर से ज्यादा हो गया। एआर से ज्यादा होने का मतलब है कि प्राइस से भी ज्यादा हो गया, यानी कि जब एवरेज कोट प्राइस से ज्यादा हो जाएगा तो ये पूरा एरिया हमारा क्या होगा? लॉस होगा। तो इसका आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए क्योंकि ये सामान्य है, किसी वस्तु का बाजार मूल्य निकालते हैं तो कहता है जहां डी इक्वल टू एस होता है, यानी डिमांड बराबर सप्लाई। तो यहां पर बराबर हुआ, ये प्राइस होगा, ये संतुलन प्राइस होगा। तो ये डी बराबर एस तो दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए कि डी भी 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों बराबर है। अब यदि यहां भी 5 है और यहां भी 5 कर देंगे तो 5 - 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो 5 - 5 कट जाएगा तो फिर 1 हो जाएगा, यानी इसका इनमें से सभी आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पूर्ति अधिक की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में डैश होने की प्रवृत्ति होती है। देखिएगा, साइंस में पूछा था मांग अधिक, इसमें कर दिया पूर्ति अधिक। तो पूर्ति, किसी भी चीज की पूर्ति अधिक होगी तो वैसी स्थिति में कीमत जो होगा वो घटेगा। जो भी चीज, अभी देखिए मार्केट में टमाटर 10 दिन पहले बहुत ज्यादा टमाटर मार्केट में था, तो उसका रेट क्या हो गया था? कम हो गया। पूर्ति किसी का भी बढ़ेगा तो रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव, ये तो गलत माना, इसमें आएगा न्यूनतम औसत लागत। इसको डिटेल में बताने में समय लगेगा क्योंकि आप लोग को आंसर मिलाना है, इसलिए डिटेल नहीं जा रहे हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में डैश की स्थिति उत्पन्न होती है। कीमत जब अधिक होगा मार्केट में किया जाएगा तो उससे पूर्ति अधिक की स्थिति बनेगी, लेकिन पूर्ति जब अधिक होगा तो मांग न्यून होना चाहिए, न्यून मांग होना चाहिए। लेकिन अब दोनों ऑप्शन है तो फिर दोनों में से किसी एक को मारना है, तो हम पूर्ति अधिक मार रहे हैं। ये भी सही आंसर है, लेकिन ऐसा दिया ही नहीं है कुछ, तो इसका मतलब है कि आपको मारना है पूर्ति अधिक। फिर है
एकाधिकार में फर्मों की संख्या है। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, तो एक का अधिकार यानी एक ही फर्म होगा। ये तो पहली विशेषता है इसका। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन में, एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है। जो एकाधिकारी बाजार वाला होता है वो आपका नियंत्रित कर सकता है किसको? कीमत को, उत्पाद को, दोनों को कर सकता है। इसका 3 मारिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, 19 में, तो जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म हो उसे क्या कहा जाता है? तो द्वैधिकार। 2 फर्म है तो द्वैधिकार, 1 फर्म है तो एकाधिकार, ठीक है। कुछ फर्म है तो अल्पाधिकार, और ढेर सारा फर्म है तो पूर्ण प्रतियोगिता में चला जाएगा या एकाधिकारी में चला जाएगा। कार्टेल निर्माण किस प्रकार के बाजार संरचना में उपलब्ध होता है? तो एक्चुअली इसका सही आंसर होना चाहिए था अल्पाधिकार, लेकिन अल्पाधिकार ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब ये द्विधिकार मारेंगे। 2 ही फर्म रहेगा, आपस में रेट तय कर लेगा क्या रखना है। 21 नंबर है, तो 21 नंबर में द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक कौन है? तो इसका आंसर जेएम केन्स होगा। ये भी साइंस में आया है, जो परसों तरसों एग्जाम हुआ था, ये भी साइंस में है, देख लीजिएगा। तो इसका जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? तो जीडीपी जब निकालेंगे तो एनडीपी में मूल्यह्रास को जोड़ देंगे, जीडीपी निकल जाएगा, और जिस समय एनडीपी निकालने की बात होगी तो जीडीपी से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 3 मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो इनमें से सभी। ये भी हूबहू साइंस में भी यही क्वेश्चन था। किसी वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? किसको नहीं शामिल किया जाता है? तो प्रयुक्त कार यानी पुरानी कार, जो पुरानी कार है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। वो चूंकि वो पुराना था, जिस साल का था उस साल शामिल हो गया। लोग ये नहीं शब्द पर ध्यान नहीं दे करके नई कार में टिक मार दिए, तो इसका आंसर 2 होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में जीडीपी की गणना की जा सकती है? तो जीडीपी, यहां जीडीपी दिया, जीडीपी की जगह राष्ट्रीय आय भी दे सकता है, सकल घरेलू उत्पाद भी दे सकता है, तो इसमें सभी होगा, इनमें से सभी। फिर है, सन 2016 में किस किए गए विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, किस नोट को बाहर किए थे? सबको जानते हैं, 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष निम्न में से कौन है? तो इसमें आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता है, यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहां है? ये जो गलत किया है, ये कहता मूल्य की तुलना में आसान, वस्तु विनिमय प्रणाली मूल्य कैसे आसान हो जाएगा? मूल्य का संचय भी नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। तो ये वाला आंसर होगा। भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन है? तो इसका होगा आंसर भारतीय रिजर्व बैंक, यही है केंद्रीय बैंक। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा है साइंस में, ये वाला भी साइंस में पूछा है। फिर ये क्वेश्चन सबको परेशान किया है, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है? तो पूर्ति में कमी होना, यानी पूर्ति में कमी यदि CRR बढ़ जाए, SLR बढ़ जाए, बैंक रेट, ये सब में वृद्धि होगी, तो पूर्ति में क्या हो जाएगी? पूर्ति में कमी हो जाएगी। किसकी पूर्ति में? मुद्रा की पूर्ति, मार्केट में पैसा कम आएगा, तो इसका आंसर होगा CRR में वृद्धि। बैंक दर में कमी होगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा होगा। RBI यदि प्रतिभूतियों का क्रय करेगा तो प्रतिभूति और RBI के पास चला जाएगा और बदले में पैसा मार्केट में चला जाएगा, तो ये भी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगा, ये भी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। बहुत लोग इनमें से सभी मारा होगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, इनमें से सभी का ऑप्शन सही होता है, इसलिए लगता है ये स्टूडेंट में इनमें सभी मारा है। ये 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया साइंस वाले से। साइंस में क्या पूछा था आपको दिखाते हैं, 30 नंबर में ही साइंस में C = A + BY, यहां पर A के जगह क्या कर दिया गया 100, ठीक है, और B के जगह कर दिया गया 0.5। तो हम बताएं कि इसका पहले आंसर A हो चुका है, तो इसका मतलब इसका आंसर 100 होगा। आप लोग ध्यान साइंस पर नहीं दिए थे, वीडियो बनाए थे, वीडियो आप लोग देखे नहीं, इसका आंसर 100 होगा, ठीक है। 31 नंबर में आते हैं, ये बहुत घुमाया फिराया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइएगा कि MPC + MPS करते हैं तो 1 आता है, समझ गए। अब कौन कौन कंडीशन इस पर बन सकता है? तो मेरे ख्याल से जो कंडीशन होगा वो
यही होना चाहिए 3 नंबर, ठीक है। ये या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से अधिक होगा। 0 से अधिक हो जाएगा, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये 3 नंबर भी नहीं चलेंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, हिंदी में ही आते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में एमपीसी बराबर 0.4 है, अभी हम उधर सॉल्व करके बता रहे थे एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है, तो हमको पूछ रहा है एमपीएस का मान। तो एमपीएस जब निकालने का रहेगा तो क्या कर देंगे, एमपीसी माइनस 1 माइनस एमपीसी कर देंगे। एमपीएस अगर निकालना है तो क्या कर देंगे, 1 माइनस एमपीसी कर देंगे। अब 1 में एमपीसी कितना दिया हुआ, 0.4 माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, 0.6 बचेगा, यानी कि आंसर होगा 2। यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि होगा तो हमेशा बचत ना, कुल बचत में वृद्धि होगी, ठीक है। बचत, एमपीएस ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बचत बढ़ रहा है, या बचत बढ़ेगा तो एमपीएस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो बराबर कहते हैं। निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ये भी अप्रत्यक्ष कर है, ये भी अप्रत्यक्ष कर। ये कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है, जैसे आयकर भी होगा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, जैसे आपका क्या कहते हैं, गिफ्ट यानी उपहार कर, उपहार कर भी जो है सो आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होगा। गिफ्ट की जगह उपहार आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये निगम कर तो है ही। अगला क्वेश्चन आते हैं, राजस्व घाटा। जब राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति में अंतर करेंगे, यानी राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति कर दीजिएगा, राजस्व घाटा निकल जाएगा। इसका आंसर 1 होगा। ये पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति नहीं होगा। 37 नंबर में आते हैं तो क्या पाते हैं कि 37 नंबर में कहा है किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदता नहीं होता, सार्वजनिक वस्तु, इसमें कोई प्रतिद्वंदता नहीं होती। उपभोक्ता वस्तु में होता है लोग ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो सार्वजनिक है उसमें कोई प्रतिद्वंदता नहीं है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 45 मर 44 में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो तो ये है तृतीय विनिमय दर, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। कौन रेट कहते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये तृतीय विनिमय दर होगा। स्थिर विनिमय दर तो 2 सरकारें आपस में तय करती है। फिर 40 अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित किस भुगतान संतुलन के चालू खाते को एक घटक, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है। तो ये सब है आपका पूंजीगत खाता का, ये भी पूंजीगत खाता का, ये भी पूंजीगत खाता का, इसका होगा ये वस्तुओं का आयात। एक्चुअली यहां किया क्या है कि साइंस में भी देखिएगा 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, कहता है भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में कौन आर्थिक कारण, ये व्यापार चक्र हो गया, ये वाला नहीं, ये 40 नंबर में 39 नंबर में देखिए है ना, चालू खाते का घटक। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यहां क्या दिया, पोर्टफोलियो निवेश दिया ना। विदेशी सहायता यहां भी ऑप्शन में है, दोनों जगह देख सकते हैं, यहां भी विदेशी सहायता दिया हुआ है। यहां वस्तुओं का निर्यात है और यहां पर कर दिया है वस्तुओं का आयात। तो एक्चुअली चालू खाता में जो होता है ना, ये चालू खाता जो है इसमें आयात और निर्यात को शामिल करते हैं, आयात निर्यात को, ठीक है। तो साइंस में ऑप्शन दिया आयात का, आर्ट्स में दिया आयात का ऑप्शन, और साइंस वाले में क्या दिया था, निर्यात का ऑप्शन। तो साइंस वाले में निर्यात मारे थे, इसमें आयात मार दिए। बाकी ये सब जो है सब होता है पूंजीगत खाते का, विदेशी सहायता हो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो, विदेशी ऋण हो, ये सब क्या है, पूंजी खाते का है। यहां पर भी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी सहायता और विदेशी ऋण दिया हुआ, ये सब क्या है, पूंजी खाते का उदाहरण है। तो हमारा चालू खाते का उदाहरण कौन होगा, वस्तुओं का आयात। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए था, आप लोग मिला लिए होंगे, अपना स्कोर देख लिए होंगे। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।